नमस्कार, मैं हूं आनंद कुमार पाराशर और आप समाचार फोर मीडिया का एक खास कार्यक्रम देख रहे हैं। दरअसल इस देश के सबसे बड़े मीडिया संस्थान आईआईएमसी के जो महानिदेशक हैं प्रोफेसर संजय द्विवेदी, वो 12 जुलाई यानी कि बुधवार को रिटायर हो रहे हैं, सेवानिवृत्त हो रहे हैं। तो पिछले 3 साल के उनके जो अनुभव रहे उस पर चर्चा करने के लिए हमने वीडियो कार्यक्रम आयोजित किया है और इसी के साथ समाचार फोर मीडिया के संपादक पंकज जी भी हमारे साथ हैं। तो आदरणीय संजय जी और पंकज जी दोनों का मैं आपको स्वागत करता हूं। नमस्कार जी। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, पूरे एक्सचेंज फॉर मीडिया की टीम को मेरी बधाई, शुभकामनाएं। जी संजय और आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। और मैं हमारे संपादक पंकज जी से निवेदन करूंगा कि वो इस चर्चा की शुरुआत करें। जी जी पंकज जी। सर, हमारे पाठक ये जानना चाहते हैं कि आईआईएमसी जैसे देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान में बतौर महानिदेशक आपका 3 साल का कार्यकाल कैसा रहा? किस तरह की आपके सामने चुनौतियां आई, किस तरह के अवसर रहे और क्या आपने उपलब्धियां इस दौरान हासिल की? देखिए, सबसे बड़ी जो बात है जो मैं रेखांकित करना चाहता हूं पंकज जी, कि मैं जब आया तो कोरोना काल था। जुलाई 2020 में मैं यहाँ आया और कोरोना की जो स्थितियां थी आपको पता है, और सारा कैंपस बंद पड़ा था और ऐसे में कक्षाओं का संचालन, परीक्षाओं को करना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती थी। तो ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई प्रारंभ हुई। एनटीए के पास जाके हमने एग्जाम कराया। पहली बार का एग्जाम हम आईएमसी का जो एनटीए ने समर्पित किया और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के माध्यम से परीक्षाएं हुई। विद्यार्थियों ने अपने घर पर बैठकर प्रवेश परीक्षा दी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा शिफ्ट था आईएमसी के पूरे दौर में, क्योंकि आईएमसी की जो प्रवेश परीक्षाएं होती हैं, आईएमसी अपनी प्रवेश परीक्षाएं इसके पूर्व स्वयं आयोजित करता रहा है। उसके बाद ग्रुप डिस्कशंस, इंटरव्यूज, बहुत सारी इसके बाद ये होता था। पर स्थितियां ऐसी थी कि हमें एनटीए की मदद लेनी पड़ी और ऑनलाइन परीक्षाओं का आयोजन करना पड़ा। इस प्रणाली की काफी आलोचना भी हुई, पर इसका जो लाभ हुआ ये हुआ कि देश भर के विद्यार्थी, दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले विद्यार्थी इस परीक्षा के माध्यम से जुड़ सके। हम पिछले 3 वर्षों में लगातार परीक्षार्थियों की बढ़ती हुई संख्या को देख रहे हैं। गत वर्ष हमारी प्रवेश परीक्षा में लगभग 12,000 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया था। इस साल जो है ये फिगर 14,000 के ऊपर गया। जबकि परंपरा से देखें तो आईएमसी की प्रवेश परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों में 3200, 3300, 3400 ऐसे मतलब 3,000, 3,500 के आसपास विद्यार्थी प्रवेश परीक्षाएं दिया करते थे। तो एनटीए का जो नेटवर्क था उसको हमें फायदा मिला। एनटीए के देशव्यापी नेटवर्क के नाते हमें बड़ी संख्या में आम विद्यार्थी तक पहुंचने का मौका मिला, बल्कि देश के दूरस्थ स्थलों पर हमारे विद्यार्थियों ने किया। उसका परिणाम दिया कि भौगोलिक परिवर्तन भी नजर आया कि आज हमारे पास दूर दराज अंचलों से, सामान्य परिवारों से आए हुए विद्यार्थी इस परिसर के अंदर मौजूद हैं। 14,000 विद्यार्थियों में से 450 विद्यार्थियों को चुनना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो किस तरह का ब्रेन अब आ रहा है और एक भौगोलिक और सांस्कृतिक अलग अलग परिवेश से, भौगोलिक परिवेशों से, जातीय परिवेश से अलग अलग समूहों से लोग आ रहे हैं। और मुझे लगता है कि भारतीय जनसंचार संस्थान जैसे महान बड़े संस्थान के द्वार आज आम आदमी के लिए खुल गए हैं। ये एक परिवर्तन आया। दूसरा, ऑनलाइन माध्यमों के साथ जब हम जुड़े उसके नाते हमारे विद्यार्थियों को बहुत लाभ हुआ, क्योंकि हम देश दुनिया जहान के जहां पर भी लोग उपलब्ध थे उनको अपने लोगों से जोड़ पाए। पहले होता था जहां पर हमारा कैंपस है उस कैंपस के इर्द गिर्द रहने वाले लोग ही उस परिसर में जाकर पढ़ाया करते थे। आज दुनिया के किसी भी इलाके में बैठा हुआ कोई विद्वान हमारे लिए उपलब्ध है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज थी ऑनलाइन माध्यम से। जैसे हमने अभी इस साल डिजिटल मीडिया का पाठ्यक्रम प्रारंभ किया पंकज जी। डिजिटल मीडिया पाठ्यक्रम ने एक साथ 3 जगह प्रारंभ किया, जम्मू में, दिल्ली में और आइजोल में। आज हम डिजिटल मीडिया कक्षाएं, यहां पर हमारे पास बेस्ट रिसोर्स हैं, हम दोनों कैंपस को जोड़ के भी कर लेते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा लाभ विद्यार्थियों को प्राप्त हुआ। हिंदी पत्रकारिता का पाठ्यक्रम मिसाल हमने जम्मू में प्रारंभ किया, अमरावती में प्रारंभ किया, तो छात्र संख्या भी बढ़ी। आज आईएमसी के पास बढ़ी हुई सीटें हैं, नए विषयों पर नवाचारी कोर्स हैं और उसके साथ जुड़ता हुआ एक नया भविष्य है लोगों के सामने सामने दिख रहा है। जी। अच्छा संजय जी, एक चीज जी संजय जी, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आपने चर्चा की बदलाव की, आपने कहा कि कोरोना काल में मैंने किस तरीके से पदभार संभाला, उसके बाद लगातार चुनौतियां आई। पाठ्यक्रम में किस तरीके से पिछले 3 साल में हम देखें आईएमसी ने बदलाव किए, उस पर थोड़ा प्रकाश डालें।
तो पाठ्यक्रम की दृष्टि से ये रहा कि ये जो हमारे परंपरागत पाठ्यक्रम है बहुत लोकप्रिय है, ऐसा मैं नहीं कहता। जैसे अंग्रेजी पत्रकारिता का पाठ्यक्रम है, हमारा हिंदी का पाठ्यक्रम है, हमारा आरटीवी का पाठ्यक्रम है, एडवर्टाइजिंग पब्लिकेशन का पाठ्यक्रम, ये पाठ्यक्रम बहुत लोकप्रिय है। पर ये पाठ्यक्रम आज की जरूरतों को संबोधित नहीं करते थे, ये मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं। इसलिए हम डिजिटल मीडिया पर केंद्रित एक पाठ्यक्रम हमने प्रारंभ किया। इसका फीडबैक हमें कहां से मिला? वो भी मार्केट से मिला कि जब हमने देखा कि जो हायरिंग हो रही है, हमारे 90% स्टूडेंट्स की हायरिंग डिजिटल में हो रही है और पढ़ा हम रहे हैं प्रिंट मीडिया या प्रिंट मीडिया से जुड़ी चीजें पढ़ा रहे हैं, तो कोई माध्यम खराब और बुरा नहीं होता, पर हमें आवश्यकताएं भी समाज की समझनी पड़ती हैं कि आज हमारे विद्यार्थी को डिजिटली अपग्रेड होना जरूरी है। इसलिए परंपरागत पाठ्यक्रमों से कोई छेड़छाड़ न करते हुए हमने डिजिटल मीडिया का डेडिकेटेड पाठ्यक्रम प्रारंभ किया और उसके लिए नए शिक्षकों की नियुक्ति की। और डिजिटल मीडिया पाठ्यक्रम इसलिए हमने एक साथ 3 स्थानों पर प्रारंभ किया। कोई हमने एक एक्सपेरिमेंट के लिए दिल्ली शुरू किया, बाद में बाकी शुरू करेंगे, ऐसा नहीं, सीधे 3 कैंपस में हमने पाठ्यक्रम प्रारंभ किया। और इसके साथ साथ क्योंकि हिंदी का एक बढ़ता हुआ मार्केट हमको दिख रहा है, हिंदी का एक बाजार बढ़ता हुआ दिख रहा है, इसलिए हमने हिंदी का पाठ्यक्रम जो सिर्फ दिल्ली के अंदर चलता था उसको भी हमने अमरावती में और जम्मू कैंपस में प्रारंभ किया। आज जम्मू में 1 पाठ्यक्रम चलता था, जम्मू में 3 पाठ्यक्रम चलते हैं। अमरावती में 2 पाठ्यक्रम थे, आज वहां 3 पाठ्यक्रम चल रहे हैं। आइजोल में 1 पाठ्यक्रम था, आज वहां इंग्लिश और डिजिटल 2 पाठ्यक्रम चल रहे हैं। तो एक पाठ्यक्रम में नवाचार करते हुए नई चीजें जोड़ना, और अच्छी बात है आईएमसी के प्रोफेसर्स को मैं बधाई देना चाहता हूं, हर 2 वर्ष पर वो अपने पाठ्यक्रम को अपडेट करते हैं युग की चुनौतियों के अनुसार, बाजार की मांग के अनुसार। और जो हमारे मीडिया के जो प्राध्यापक आते हैं या मीडिया के प्रोफेशनल्स आते हैं, उनसे सलाह मशवरे के बाद हर 2 वर्ष पर हम अपने पाठ्यक्रम को अपडेट करते हैं। उससे हमारे पाठ्यक्रम को अद्यतन बनाए रखने में मदद कर होती है। देखिए पंकज जी, ये साफ बात है कि हमेशा इंडस्ट्री आगे चलेगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। इंडस्ट्री आगे चलेगी और हमेशा पाठ्यक्रम थोड़ा पीछे चलेगा। इसलिए समय समय पर पाठ्यक्रम को बदलते रहना जरूरी है, क्योंकि जिन हथियारों से मैंने लड़ाई लड़ी उन हथियारों से इस दौर में लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। ये सीधी सी बात है। हम प्रिंट के लोग थे, प्रिंट के बाद हम टेलीविजन में गए, आज हम डिजिटल का भी सामना कर रहे हैं। तो इस नए बदलते हुए भारत को, नए बदलते हुए डिजिटल इंडिया को, इस डिजिटल कन्वर्जेंस को समझना बहुत जरूरी है। जो नहीं समझेंगे वो धीरे धीरे अप्रासंगिक होते चले जाएंगे, जैसे कि हालत ज्यादातर मास मीडिया संस्थाओं की हुई, जो मास मीडिया पढ़ाती तो हैं पर वो व्यक्ति किसी काम के लायक नहीं रहता, बाजार की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करता, इंडस्ट्री की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करता और आज के भारत को संबोधित भी नहीं कर पाता। जी पंकज जी, आप चर्चा को आगे बढ़ाएं। अच्छा, मैंने कहा सर, पिछले कुछ समय में कई पुस्तकों जैसे राजभाषा विमर्श, आईएमसी न्यूज और संचार सृजन की काफी चर्चा रही है। कुछ इनके बारे में बताएं। आपने कई किताबें भी लिखी हैं, क्या कुछ और किताबों पर काम कर रहे हैं? हमारे पाठक दर्शक इस बारे में जानना चाहते हैं। पंकज जी, 3 नए प्रकाशन प्रारंभ किए। आईएमसी में पहले से 2 प्रकाशन थे। एक कम्युनिकेटर नाम की पत्रिका निकलती है, आप जानते हैं, हमारा बहुत पुराना रिसर्च जर्नल है। उसके साथ संचार माध्यम हिंदी में प्रकाशित होता था। इन दोनों पत्रिकाओं को अपग्रेड किया, नए वैश्विक स्वरूप में इन दोनों पत्रिकाओं का प्रकाशन किया। कम्युनिकेटर का भी संचार माध्यम का रिलॉन्च किया, उनके नए एडिटर नियुक्त किए। प्रमोद कुमार जी संचार माध्यम के संपादक हैं, डॉक्टर वीरेंद्र भारती कम्युनिकेटर के एडिटर हैं। इसके अलावा 3 नई पत्रिकाएं प्रारंभ की। उसमें संचार माध्यम है, जो संचार सृजन है, जो किसी एक विषय विशेष को लेकर पूरा अंक तैयार होता है। क्योंकि वो जो दोनों पत्रिकाएं थी उनकी लिमिटेशन थी, वो रिसर्च मैगजीन्स थी। रिसर्च मैगजीन में रिसर्चर्स ही लिख सकता है, सामान्य व्यक्ति उसमें प्रवेश नहीं पा सकता। तो संचार सृजन में अब सामान्य लोग लिखते हैं, सामान्य पत्रकार, अध्यापक, मीडिया कर्मी, हमारे विद्यार्थी, वो सब उसमें लिखते हैं। संचार माध्यम एक संचार सृजन एक बाइलिंगुअल मैगजीन है, द्विभाषी पत्रिका है। उसमें अलग अलग विषयों पे, उसमें जैसे हमने अभी हाल में राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर उसका अंक निकाला, अभी मन की बात के 100 एपिसोड पूरे होने पर जो कम्युनिकेशन माननीय प्रधानमंत्री का था उस पर अंक निकाला। इसके साथ साथ हिंदी की सेवा के लिए, राजभाषा की सेवा के लिए, क्योंकि जो आईएमसी है वह नगर राजभाषा क्रियान्वयन समिति दिल्ली 3 का, दक्षिण दिल्ली 3 का अध्यक्ष भी है, अध्यक्ष कार्यालय है। इसके अंतर्गत भारत सरकार की 70 संस्थाएं इसकी सदस्य हैं, इस नराकास की। तो हमारा काम है कि हम कुछ आगे बढ़कर के काम करें। तो राजभाषा विमर्श नाम से हमने एक पत्रिका प्रारंभ की, जो राजभाषा हिंदी की प्रचार प्रसार के लिए समर्पित पत्रिका है। इसके साथ साथ एक आईएमसी न्यूज नाम का न्यूज लेटर हमने प्रारंभ किया है, जिसमें आईएमसी के सभी
6 केंद्रों पर होने वाली गतिविधियों, आईएमसी के आंतरिक गतिविधियों, आईएमसी के फैकल्टीज की उपलब्धियां, यहाँ के कर्मचारियों की उपलब्धियां, विद्यार्थियों की उपलब्धियां, उन उपलब्धियों को लेकर उसका एक तरह डॉक्यूमेंटेशन होता रहे। एक न्यूज़लेटर हमने उसका प्रारंभ किया है, आईएमसी न्यूज का। इस तरह प्रकाशन के क्षेत्र में काफी काम हुआ। कुछ काम जो हमने सपने देखे पूरे नहीं हो पाए, पर बताना चाहूंगा कि हमने हिंदी और भारतीय भाषाओं में पाठ्य पुस्तक लेखन की परियोजना प्रारंभ की है। लगभग 10 टेक्स्ट बुक्स हमारे पास आ चुकी है जिनका संपादन हो रहा है। आने वाले समय में वो पुस्तकें प्रकाशित होकर के आ जाएंगी। लक्ष्य ये है कि अंग्रेजी में बड़ी भारी मात्रा में पुस्तकें, अच्छी पुस्तकें उपलब्ध हैं, ऐसा हिंदी और भारतीय भाषाओं में भी किताबें उपलब्ध हों, उसको लेकर के हमने इस पाठ्य पुस्तक योजना में कार्य प्रारंभ कर दिया है। और मुझे उम्मीद है कि आने वाला नेतृत्व इन पुस्तकों के प्रकाशन को लेकर के बहुत अपेक्षित गंभीरता अपनाएगा और उन पुस्तकों का प्रकाशन करेगा, जो भारतीय समाज के लिए, हिंदी समाज के लिए बहुत गौरव की बात होगी। सर, जैसे अभी आपने कहा कि कुछ सपने या लक्ष्य थे जो पूरे नहीं हो पाए, तो आपको क्या लगता है कि कहाँ थोड़ी सी कमी रह गई, या थोड़ा समय और मिलता या दूसरा कार्यकाल होता या कुछ भी होता तो वो पूरे हो सकते थे? कहाँ कुछ कमी रह गई? देखिए, मुझे लगता है कि जो समय बीत गया वो बीत गया। 3 वर्ष का समय मिला, आपको पता 1.5 वर्ष तो हमारा कैंपस बंद रहा और कोरोना की हाय में पूरा देश, पूरा बल्कि दुनिया ही कोरोना से प्रभावित थी। इसलिए फिजिकली कार्यालयों में आना जाना कम होता था, इसलिए 1.5 साल तो हमारे कोरोना में निकल गए। पिछले 1.5 वर्षों में जो कुछ कर पाए फिजिकली, जिसमें उपस्थिति व्यक्ति की जरूरी होती है, वो कर पाए। तो 3 साल का कार्यकाल, क्योंकि अब मैं जा रहा हूं तो मैं कह सकता हूं 3 वर्ष का कार्यकाल किसी एक बड़ी संस्था के लिए कम ही होता है। जैसे केंद्रीय विश्वविद्यालयों में व्यवस्था है, 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। आप कुछ लक्ष्य तय कर सकते हैं, उनके परिणाम लाए जा सकते हैं। तो काम तो हमने हर दिशा में प्रारंभ कर दिया, पर कार्यों की पूर्णाहुति करने के वक्त शायद मैं उपस्थित नहीं रहूंगा। इसका थोड़ा सा मलाल जरूर है कि शायद थोड़ा लंबा समय मिलता तो ज्यादा अपेक्षित परिणाम देके जा पाते। जो काम छूट गए हैं उसको नया नेतृत्व तो आगे बढ़ाएगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, क्योंकि एक संस्था की एक लेगेसी होती है, एक परंपरा होती है। हम जो काम को जहां पर छोड़ के जा रहे हैं, आने वाले नेतृत्व की जिम्मेदारी होगी उस काम को आगे बढ़ाए और उस चीज को आगे बढ़ाएगा। जैसे विश्वविद्यालय की बात थी कि इसको डीम्ड टू यूनिवर्सिटी के रूप में कन्वर्ट होना है, मंत्रालय काफी गंभीर है। खासकर हमारे जो चेयरमैन आदरणीय अपूर्व चंद्रा जी, सूचना प्रसारण मंत्रालय के सचिव हैं, उनका बहुत संकल्प है कि हमारे जो सभी केंद्र हैं, 5 केंद्र दिल्ली को छोड़ करके, उनमें भी वही सुविधाएं प्राप्त हों जो दिल्ली केंद्र को प्राप्त हुई। और आपको जान के खुशी होगी कि हमारे माननीय अध्यक्ष सूचना प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा जी ने अभी कोट्टायम का भी दौरा किया है और वो जम्मू का भी दौरा करके आए हैं। तो केंद्रों को मजबूत करने की तरफ बहुत कदम बढ़ रहा है। और मैं सूचित करते हुए प्रसन्न होना चाहूंगा कि लगभग सब केंद्रों में हमने अस्थायी प्राध्यापकों की नियुक्ति की है, सब केंद्रों में। अभी इसके पहले ढेकानाल को छोड़कर कहीं पर भी अस्थायी प्राध्यापकों की नियुक्ति नहीं थी। आज की स्थिति में मैं कह सकता हूं सभी केंद्रों में अस्थायी प्राध्यापकों की नियुक्ति मेरे कार्यकाल में हुई है और सब केंद्रों में अब जो है अध्यापक मौजूद हैं। और दूसरी खुशी की बात शेयर करना चाहता हूं, 40 पद हमने मांगे थे भारत सरकार से, उन 40 पदों की भी स्वीकृति हुई है। 40 अन्य शैक्षणिक पद हमें मिलेंगे, उससे हमारे सेंटर और स्ट्रेंथन हो चुके हैं। वर्तमान में जो जितने भी शैक्षणिक पद खाली थे वो सारे शैक्षणिक पद मेरे इस कार्यकाल में भरे जा चुके हैं। इस बात का भी मुझे गौरव है। अच्छा सर, एक आपका सर शुक्रवार संवाद करके कार्यक्रम काफी लोकप्रिय रहा, तो इसके पीछे क्या सोच रही, इसकी रूपरेखा कैसे बनी और इसका कैसा आपको रेस्पॉन्स मिला, इसके बारे में बताएं थोड़ा। देखिए, मीडिया प्रोफेशनल्स, मीडिया के जो दिग्गज नाम हैं वो आईएमसी से जुड़े हुए हैं, वो तो आईएमसी में आते रहते हैं, अपना संवाद करते रहते हैं, कक्षाओं में भी विद्यार्थियों को मार्गदर्शन करते रहते हैं। पर पत्रकारिता और मीडिया के अलावा भी बहुत बड़ी दुनिया है। अलग अलग क्षेत्रों के लोग जो विविध क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, उनसे हमारा संवाद कैसे बने, क्योंकि एक मीडिया कर्मी की सफलता इस बात से सुनिश्चित होती है कि उसका शेष समाज से संवाद कैसा है। शुक्रवार संवाद की पृष्ठभूमि इससे बनी कि समाज जीवन के विविध क्षेत्रों में जो काम कर रहे लोग हैं, उनके साथ भी हमारे विद्यार्थियों का संवाद होना चाहिए। जो आला वैज्ञानिक, जो आला चिकित्सक हैं, जो आला पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाले हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाले हैं, संगीत के क्षेत्र में काम करने वाले हैं, साहित्य के क्षेत्र में काम करने वाले, ऐसे विविध क्षेत्रों में काम करने वाले लोग आए, विद्यार्थियों से बातचीत करें, संवाद करें। तो हमारे आउटरीच डिपार्टमेंट ने इस शुक्रवार संवाद का कार्यक्रम प्रारंभ किया। काफी प्रोग्राम, क्योंकि कोरोना काल में ऑनलाइन भी चले, बाद में हमने कुछ ऑफलाइन प्रोग्राम भी किए। पर इस प्रोग्राम की विशेषता यह है कि इसमें सारे हमारे जो 6 परिसर हैं उनके विद्यार्थी जुड़ते हैं। सभी 6 परिसरों के विद्यार्थी ऑनलाइन माध्यम से इसमें शामिल होते हैं। और इसके साथ साथ हमने ये भी किया, जिससे आपको खुशी होगी, कि ठीक है कि अब हम आईएमसी में प्रवेश नहीं पा सके, किंतु आप देश के किसी भी हिस्से में आईएमसी में हो रही गतिविधियों में आपकी रुचि है, तो
हमारा शुक्रवार संवाद का कार्यक्रम हमारे फेसबुक पर, हमारे यूट्यूब पर भी लाइव होता है, ताकि देश के किसी भी स्थान पर बैठा बच्चा जो आईएमसी जुड़ा हुआ नहीं है पर मीडिया और उसकी समझ पैदा करना चाहता है समाज जीवन के विविध विषयों की, वो इससे जुड़कर इसको देख सकता है। तो इसका आर्काइवल वैल्यू भी है, ये सारे भाषण जो है उपलब्ध है। इसके साथ साथ इसकी पुस्तक छपकर भी आ चुकी है, शुक्रवार संवाद के नाम से उसका प्रथम खंड प्रकाशित हो चुका है, दूसरा खंड भी छप के आ रहा है। तो इसको हम मतलब एक तरह से डॉक्यूमेंट भी कर रहे हैं ऑनलाइन, तो इसकी उपस्थिति है ही यूट्यूब और फेसबुक पर इसका पुस्तक भी इसकी छप करके आ गई शुक्रवार संवाद की। आने वाले सत्रों में भी इसकी पुस्तकें छप के आएंगी और विद्यार्थियों को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी। जी संजय जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। आपने बात की बदलाव, और पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि मीडिया कई बदलावों से गुजर रहा है, जिसमें टेक्नोलॉजी बहुत प्रमुखता से काम कर रही है। कुछ समय से हम देख रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो है मीडिया में प्रयोग होने लगा है। अभी कल परसों ही हमने देखा कि एक आर्टिफिशियल एंकर तक उड़ीसा के एक चैनल ने लॉन्च कर दी है। तो आईआईएमसी के जो बच्चे हैं, जिनको आप पढ़ा रहे हैं, जिनके लिए आप कोर्स डिजाइन करते हैं, उनको भविष्य के इन बदलावों के लिए किस तरीके से तैयार किया जा रहा है? क्या कोई टीम आपने बनाई है या आप आगे इसके बारे में सोच रहे हैं? नहीं, न्यू मीडिया डिपार्टमेंट की स्थापना ही हमारे यहाँ की गई है। डॉक्टर प्रोफेसर अनुभूति यादव जी उसको लीड करती हैं, हमारे न्यू मीडिया डिपार्टमेंट को। और न्यू मीडिया डिपार्टमेंट के माध्यम से नई टेक्नोलॉजी, एआई से लेके ड्रोन जर्नलिज्म, सब चीजों के बारे में विचार हो रहा है। बल्कि हमारे जो रेगुलर पाठ्यक्रम के विद्यार्थी हैं उनको भी हम गतिविधियों से अवगत करा रहे हैं, क्योंकि देखिए आंखें बंद करके रहा नहीं जा सकता। जो सामने चुनौती है उसका सामना करना पड़ेगा, अपने लोगों को उसके लिए तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि तैयार नहीं होंगे तो पीछे छूट जाएंगे। तो इस नाते पाठ्यक्रम को अद्यतन बनाए रखना, नए समय की चुनौतियों से संवाद करना और उससे क्या रास्ता निकल सकता है, क्योंकि एआई की चुनौती तो है और वो निश्चित रूप से मनुष्य और मशीन की जो लड़ाई है वो अब साकार रूप में सामने आ रही है कि वो जल्दी हमसे ज्यादा अच्छा कंटेंट देने में अगर मशीनें सक्षम हो जाएंगी तो उस मनुष्य का क्या होगा जो इस कतार में खड़ा है कि वो भी कुछ अच्छा कर सके, लिख सके। तो एआई की चुनौती है। तो मुझे लगता है एक जो संवेदना है, जो मन है, उस मन को जो पकड़ पाएंगे, जो संवाद के उस तल को पकड़ पाएंगे, वो फिर भी जीवित रहेंगे और वो अपना काम करेंगे। तो निश्चित रूप से जो मीडिया के शिक्षक हैं, मीडिया के जो प्रोफेशनल्स हैं, मीडिया के जो ट्रेनर्स हैं, उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती एआई हमारे सामने खड़ी है। और इस चुनौती से कैसे निपट सकते हैं, इसका रास्ता हम सबको निकालना पड़ेगा। जी पंकज जी। सर, आज के दौर की बात करें तो तमाम खबरें सोशल मीडिया से आ रही हैं। ऐसे में लोगों के सामने संकट ये हो जाता है कि कौन सी खबर को हम सही माने, कौन सी गलत है। यानी फेक न्यूज का बड़ा डर बना रहता है लोगों में। तो आपकी नजर में हम कैसे बचा जा सकता है फेक न्यूज से? आपका क्या मानना है इसमें, या कोई मूल मंत्र हो जिसमें हम फेक न्यूज की पहचान कर सकें और उससे बच सकें? देखिए, मेरा मानना है कि पुलिस की जगह मुखबिर नहीं ले सकता, सूचना की जगह खबर है ना, खबर की जगह सूचना नहीं ले सकती। खबरें अलग हैं, सूचनाएं अलग हैं। सूचना है, खबर है। सूचना कोई भी दे सकता, मैं रोक नहीं सकता आज के दौर में किसी को सूचना देने से, हर आदमी दे सकता है। पर खबर वही होगी, समाचार वही होगा, न्यूज वही होगी जो प्रोसेस होकर दी जाएगी। जब रिपोर्टर होगा, जब एडिटर होगा, जब उसकी प्रोसेस, खबर न्यूज या समाचार, ये जो शब्द है और जो सूचना, इस शब्द के अंतर को समझना पड़ेगा। सोशल मीडिया से जो आपको मिलता है वो सूचनाएं हैं, और जो परंपरागत मीडिया आपको देता है वो खबर है, समाचार है, न्यूज है। न्यूज तभी बनेगी, समाचार तभी बनेगा, खबर तभी बनेगी जब प्रोसेस होकर दी जाएगी। विदाउट प्रोसेसिंग कोई भी चीज सिर्फ सूचना है, यह ध्यान रखिए आप। इसलिए अगर आपको सूचनाओं पर भरोसा है तो जाइए आप सोशल मीडिया से सूचना ग्रहण करिए, पर आपको खबरें चाहिए तो आपको पारंपरिक मीडिया के पास आना पड़ेगा। जैसे आपका समाचार4media.com, exchange4media.com, इस पर हमें ऑथेंटिक खबरें हैं, क्योंकि एक जिम्मेदारी जुड़ी हुई है, आपके ब्रांड, आपकी एक ब्रांड वैल्यू है, आपकी जिम्मेदारी जुड़ी। और इसीलिए आप देखिए, मैं आपसे कहता हूं, जब आप हिंदुस्तान की 10 पॉपुलर न्यूज वेबसाइट्स का आकलन करेंगे, आप पाएंगे ये वही लोग हैं जो ऑलरेडी न्यूज बिजनेस में है, जिनका ऑलरेडी प्रिंट एस्टेब्लिश है, जिनका टेलीविजन एस्टेब्लिश है, या जो कहीं ना कहीं न्यूज बिजनेस में सालों से बने हुए हैं। क्योंकि न्यूज का जो बिजनेस है वो क्रेडिबिलिटी से चलता है, वो विश्वसनीयता से चलता है। मैं आकर के एक अपना पोर्टल चालू कर दूं, मैं टाइम्स ऑफ इंडिया के पोर्टल का मुकाबला नहीं कर सकता, मैं नवभारत टाइम्स नहीं हो जाऊंगा, मैं जागरण अमर उजाला नहीं बन जाऊंगा। ये ध्यान रखने की बात है। मैं दैनिक भास्कर नहीं बन सकता, मैं दिनमणि नहीं बन जाऊंगा, क्योंकि क्रेडिबिलिटी जो है वो सालों में अर्जित होती है। अपने प्रिंट मीडिया के माध्यम से, अपने टेलीविजन के माध्यम से जो उन्होंने क्रेडिबिलिटी अर्जित की, आज उनके पोर्टल, उनकी वेबसाइट्स को भी उसका लाभ मिल रहा है। इसको हमें बहुत समझने की जरूरत है।
तो क्रेडिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां तक आपने कही फेक न्यूज से बचना, निश्चित रूप से बचना असंभव है। इसके लिए ही ये टर्म हम सब ने इजाद किया, मीडिया लिटरेसी, कि आपके पास फोन है, आपके पास टेलीविजन है, आपके पास बहुत सारी चीजें होंगी, नए नए चमचमाते गैजेट्स होंगे, पर आप मीडिया लिटरेट हैं ऐसा मत मानिए। आपको मीडिया लिटरेट होना पड़ेगा। मीडिया लिटरेसी अपने आप में प्रोसेस है। जैसे आपने लिटरेसी सीखी वैसे मीडिया लिटरेट भी हुई है, क्योंकि अच्छे मोबाइल का मतलब ये नहीं है कि आप मीडिया लिटरेट भी हैं। आपको खबरें गुमराह कर सकती हैं, आपको धोखा दे सकती हैं, इसलिए आप में मीडिया लिटरेसी होनी चाहिए। मैं विद्यार्थियों से कहता हूं, बुरा मत टाइप करो, बुरा मत लाइक करो, बुरा मत शेयर करो। अगर फेक न्यूज से हमें लड़ाई जीतनी है तो बुरा शेयर करने से बचना पड़ेगा, बुरा लाइक करने से बचना पड़ेगा, बुरा शेयर करने से बचना पड़ेगा, बुरा टाइप करने से बचना पड़ेगा, क्योंकि यही रास्ता है। आज हमें फेक न्यूज के खिलाफ, जाली खबरों के खिलाफ, मिलावटी खबरों के खिलाफ एक जंग छेड़ने की जरूरत है, एक अभियान चलाने की जरूरत है। और ये मेन स्ट्रीम मीडिया के लोगों को ही करना है, सामान्य लोग नहीं करेंगे, हम करेंगे। क्योंकि हमारे खेत पर जो है गंदगी डाली जा रही है, हमारे जो है खलिहान में गंदगी डाली जा रही है, हमारे बाग बगीचे को गंदा किया जा रहा है। ये हमारी दुनिया है, हम मीडिया के प्रोफेशनल्स हैं, ये हमारी दुनिया है। इसको कलंकित करने की जगह हम किसी को नहीं देंगे। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया के जो लोग हैं उनको आरोपी दोषी ना बनाया जाए। जो कुछ सोशल मीडिया पर कुछ हो रहा है उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं। आज लोग बड़े आसानी के साथ कहते हैं मीडिया में ऐसा हो रहा है, मीडिया में ऐसा हो रहा है। अरे भाई, सोशल मीडिया मीडिया नहीं, पहले अंतर तो समझिए। सोशल मीडिया पे जो चीजें चल रही हैं उसके लिए आप मेन स्ट्रीम मीडिया को गाली देते हैं। आपको यह भी नहीं पता कि सोशल मीडिया क्या है, मेन स्ट्रीम मीडिया क्या है। तो ये भी समाज में समझ पैदा करने की जरूरत है कि सोशल मीडिया पे जो कुछ हो रहा है उसके लिए मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग जिम्मेदार नहीं है। हम लोग बड़ी जिम्मेदारी से, बड़ी ईमानदारी से, फैक्टफुली और ट्रूथफुली काम करने वाले लोग हैं। अपनी क्रेडिबिलिटी और विश्वसनीयता को बचाकर बनाकर रखने के लिए हमें अहरनिश इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। समाज को अब मीडिया लिटरेट भी बनाना पड़ेगा। ये जिम्मेदारी मीडिया के शिक्षण संस्थाओं की भी है, ये जिम्मेदारी हमारे आप जैसे ऑर्गेनाइजेशंस की भी है कि लोगों में मीडिया लिटरेसी पैदा करें और फेक न्यूज के खिलाफ एक अभियान प्रारंभ करें। जी संजय जी, जैसा कि हम सब जानते हैं कि बदलाव तो प्रकृति का नियम है। इस संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है। जो आज जो दिखाई दे रहा है वो कल नहीं होगा। तो चर्चा के आखिर में मैं आपसे सिर्फ एक यही सवाल पूछूंगा कि पिछले 3 साल में आपने महानिदेशक का पद संभाला, काफी अच्छे से संभाला। इन 3 सालों में कुछ ऐसी यादें होंगी जो जीवन भर आपकी स्मृति में अंकित रहेंगी। ऐसी कुछ स्मृतियों को अगर आप हमारे पाठकों के साथ साझा करना चाहें कि ये ऐसी यादें हैं जिन्हें मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। आनंद जी, मैं तो इसलिए बहुत ही अपने को गौरवान्वित महसूस करता हूं कि एक महानतम शिखर संस्था के देश की उसका नेतृत्व करने का अवसर मिला। हम लोग तो सामान्य परिवारों से आए हुए लोग हैं, बहुत छोटे शहर से आकर के और छोटे शहरों में पढ़ लिख करके दिल्ली के इतने बड़े महत्वपूर्ण संस्थान में आकर के मुझे बैठने का मौका मिला। आप जैसे पत्रकारों से, पंकज जी, आनंद जी, आप जैसे लोगों के साथ बात करने का मौका मिल रहा है, यही मेरे लिए सौभाग्य है। मैं इस कुर्सी पर बैठा हूं, यही मेरा भाग्य है। और दूसरी बात कि कोरोना काल का जो बड़ा विपरीत समय था वो हमने यहां गुजारा और 2-2 बार में कोरोना का शिकार हुआ। पहली बार तो ऐसी हालत थी कि वापस जा पाएंगे भोपाल की नहीं जा पाएंगे, वही ईश्वर को धन्यवाद देता हूं। और लोगों ने बहुत ही संभाला अच्छे से, दिल्ली के सभी मित्रों ने, भारतीय जनसंचार संस्थान के सभी अधिकारियों कर्मचारियों ने बड़े अच्छे से हमारे परिवार की, हमारी साथ संभाल की। मैं कृतज्ञ हूं अपने सभी अधिकारियों का, कर्मचारियों का, आप जैसे मित्रों का, जिनकी दुआओं से सुरक्षित, संरक्षित, बिना विवाद, बिना कोई कलह और विवाद पैदा किए 3 साल का कार्यकाल निर्विवाद और जो कर पाया वो कर करके वापस जा पा रहा हूं। मुझे लगता है कि ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, ये सबसे अच्छा होता है। और एक महान संस्था के साथ काम करने के नाते कोई व्यक्ति गौरव से भर जाता है। मैं भी गौरव से भरा हुआ हूं। हर क्षण, हर दिन मेरे लिए हमारे कर्मयोग का रहा है और हर क्षण, हर दिन जो है मैंने इस संस्था में अपने रहते हुए अपने आप को गौरवान्वित महसूस किया। आज भी जब यहां से विदा ले रहा हूं तो भी अपने को मैं बहुत गौरवान्वित अनुभव कर रहा हूं और आपके साथ बातचीत हो पा रही है, ये भी मेरे लिए गौरव का क्षण है। अगर मैं यहाँ बैठा नहीं होता, शायद आप मुझसे बात नहीं कर रहे होते, तो निश्चित रूप से संस्था महान होती, संस्था बड़ी होती है। और जो संस्था क्या जो है, पीछे आपको लोगो दिख रहा है, इस लोगो में जो परिवर्तन मेरे कार्यकाल में हुआ, कार्य परिषद की स्वीकृति के बाद, आनो भद्दा कर्तव्यंतु विश्वता, हमें सभी दिशाओं से कल्याणकारी विचार प्राप्त हों और नोबेल थॉट्स हमें हर ऑल डायरेक्शन से प्राप्त हों। यही उद्देश्य मीडिया का होना चाहिए कि हम अपने दरवाजे खिड़कियां बंद न करें, खूंटे न गाड़ें, रूढ़िवादिता न पैदा करें,
मतलब खूंटा गाड़ करके दूसरे विचार को स्वीकार ही नहीं करना, ऐसा न करें। मुक्त विचार रहें, मुक्त चिंतन रहें, यही लोकतंत्र की खूबी है। और हमारा वेद मंत्र जो आज आईएमसी का लोगो में उसको शुमार किया गया है, आनो भद्रा कृतवंत विश्वता, हमें सब दिशाओं से कल्याणकारी विचार प्राप्त हो। मुझे लगता है इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती, इससे अच्छा कोई मीडिया का मंत्र नहीं हो सकता। बिल्कुल दो बिल्कुल सवाल संजय छोटे जी। छोटे, दो सवाल और छोटे छोटे मैं मेरे और हैं जी बस। पंकज जी। तो आईएमसी में डीजी का जो कार्यकाल आपका समाप्त होने के बाद निकट भविष्य में आपकी क्या प्लानिंग है? देखिए, मैं मूलतः माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर जनसंचार विभाग के पद पर कार्यरत हूं। वापस भोपाल जाकर 13 तारीख को जनसंचार विभाग में प्रोफेसर के रूप में ज्वाइन करूंगा। मेरा भाग्य है कि मैं उस संस्था से, मैंने वहीं से बीजे किया, वहीं से एमजे किया, वहीं मैं 10 साल मास कम्युनिकेशन विभाग का एचओडी रहा, वहां पर कुलसचिव रहा, वहां पर कुलपति भी रहा। तो मुझे सब कुछ माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय से मिला है। एक बार फिर से उस संस्था की सेवा करने का मुझे अवसर मिलेगा, जिस संस्था ने मुझे ला करके पत्रकारिता के शीर्ष संस्थान में ला करके खड़ा किया। तो मैं माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय, वहां के सभी लोगों का, अपने श्रेष्ठ गुरुजनों का, अपने एडिटर्स का, जिनके साथ 14 साल मैंने पत्रकारिता में काम किया, उन सबको स्मरण करते हुए मैं अपने मूल पद को जाकर धारण करूंगा। अपने भोपाल शहर में मैं रहूंगा, जो एक सुंदर झीलों का बड़ा खूबसूरत शहर है। आप सबको भी आमंत्रित करता हूं, समाचार मीडिया की टीम को, आपके सभी जो साथी हैं वो भी आए और कभी हमारी आतिथ्य को स्वीकारें, और मुझे आप सबका भोपाल में स्वागत करते हुए बहुत खुशी होगी। एक सर आखिरी सवाल और है कि आप जैसे विभिन्न विश्वविद्यालय, जैसे आपने बताया माखनलाल और आईएमसी, तो यहाँ के विद्यार्थियों को तो आपका सानिध्य लाभ और नेतृत्व लाभ मिलता रहता है। मैं जानना चाहता हूँ कि जो आपके सानिध्य से दूर हैं, तो विभिन्न पत्रकारिता विश्वविद्यालयों से निकल रहे हैं जो छात्र, उनके लिए आप क्या सफलता का मूल मंत्र देना चाहेंगे? देखिए, ये दुनिया पंकज जी क्रिएटिविटी और आइडियाज की है। यहां मंत्र देना बड़ा कठिन है, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी कहा, जिन हथियारों से मैंने लड़ाई लड़ी 90 के दशक में, उन हथियारों से लड़ाई लड़ी नहीं जा सकती। हथियार बदल चुके हैं, मैदान बदल चुका है, रण क्षेत्र बदल चुका है, नए तरह की चुनौतियां, नया तरह का परिवेश है। हमने डिजिटल का डी नहीं सुना था, आज डिजिटल ही राजा है। और डिजिटल के बारे में कहते हैं, डिजिटल का सूरज कभी डूबता नहीं है, उसका कोई भूगोल नहीं है, उसका कोई इतिहास नहीं है, डिजिटल बस आगे बढ़ता जा रहा है। तो मेरा यह मानना है, क्रिएटिविटी और आइडियाज को मांझिए, जिस भाषा में स्वयं को व्यक्त करना है उस भाषा पर अधिकार प्राप्त कीजिए, क्योंकि आप बोलेंगे, लिखेंगे या जो भी करेंगे, भाषा के माध्यम से ही करेंगे। और जब एक समर्थ भाषा आपके साथ होती है तो कोई एआई आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ध्यान रखिए, आप एक सुंदर भाषा, क्रिएटिविटी और आइडियाज, ये 3 चीजों को लेकर के हम चलें। तकनीक तो बदलती रहेगी, और तकनीक तो हम महीने 2 महीने में सीख भी जाते हैं। समस्या यह है कि हम तकनीक सीख रहे हैं, भाषा भूल रहे हैं। और हमारा मूल मंत्र विद्यार्थियों से यह है कि वो पढ़ें ज्यादा, बोले कम। जितना अधिक पढ़ेंगे उतनी गहराई आएगी, उतना उनका अभिव्यक्ति सामर्थ्य आएगा। और जब अभिव्यक्ति में सामर्थ्य आ जाता है तो मुझे लगता है किसी प्रकार की तकनीक से लड़ने की जरूरत नहीं है। तकनीक तो हम सिखा सकते हैं, पर भाषा एक समय के बाद नहीं सिखा सकते। इसलिए भाषा छात्र जीवन में सीखिए, भाषा स्वाध्याय से सीखिए। तकनीक आपको आनंद जी भी सिखा देंगे, पंकज जी भी सिखा देंगे, मैं भी थोड़ी बहुत सिखा दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने सही कहा कि मनुष्य को जो है सदैव अपने भाषाई संस्कारों पर काम करना चाहिए। और पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से सभी लोग आपको शुभकामनाएं प्रेषित कर रहे हैं। तो मैं और हमारे संपादक पंकज जी और पूरी समाचार पूर्व मीडिया की टीम भी आपको शुभकामनाएं प्रेषित करती हैं। आपने अपना बहुमूल्य समय हमारे लिए निकाला। पंकज जी, संजय जी, आप दोनों का मैं एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार, थैंक यू। बहुत धन्यवाद पूरे एक्सचेंज फॉर मीडिया की टीम को, बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा बड़ा साथ सहयोग एक्सचेंज फॉर मीडिया के पूरे समूह ने हमेशा मुझे प्रेरित प्रोत्साहित किया है, और मुझे एक लेखक के रूप में स्थापित करने में भी आपका बहुत योगदान रहा। मेरे बहुत सारे लेख प्रकाशित आपने किए हैं, और ये जो स्नेह है परिवार का बना रहे। आपके प्रधान संपादक श्री अनुराग बत्रा जी को भी मेरी शुभकामनाएं, उनका भी स्नेह और आशीर्वाद मुझे मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी पाठकों को नमस्कार, सभी दर्शकों को शुभकामनाएं। नमस्कार, थैंक यू। थैंक यू।